हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में सीआरपीसी 1973 यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे इसको। इसका वेटेज आपके ईआईबी के एग्ज़ाम में 10 नंबर का रहता है। तो हो सकता है ईआईबी में दोनों ही आपके नए कानून को, पुराने आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून को, दोनों को ही रखा है सिलेबस में, यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता भी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी है। ठीक है, तो हो सकता है 5-5 नंबर के सवाल दोनों से पूछ लें, तो हमको दोनों पढ़ के जाना है। आज की वीडियो में हम सीआरपीसी को अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई? तो देखो, इसके बारे में सबसे पहले हिस्टोरिकल बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो सीआरपीसी आई थी वो आई थी 1882 में। आप नोट करिएगा, 1882 में पहली बार हमारे पास में सीआरपीसी आई थी। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया था 1898 में, और उसके बाद फाइनली जो 41वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर 1973 का ये एक्ट, ये जो कोड था वो पारित किया गया, यानी कि 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति की असेंट मिल गई और 1 अप्रैल 1974 को इस सीआरपीसी को लागू किया गया। इसमें टोटल 484 सेक्शंस है, 37 चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल हैं। ठीक है, आपको ये बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 150 क्वेश्चन से सीआरपीसी के। आज का लेसन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या सीआरपीसी में कुल कितनी धाराएं हैं? तो सीआरपीसी में 484 धाराएं हैं। आप बताओगे कमेंट में बीएनएसएस में टोटल कितनी सेक्शन है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से कौन सी एक है? विचारण के दौरान सजा में अभिरक्षा समय का समायोजन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अभियोजन के लिए कालावधि का निर्धारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर वो होगा वो बी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आंसर आपको हो सकता है पीडीएफ में गलत देखने को मिले। आपको पीडीएफ सही प्रोवाइड करवा दी जाएगी बाद में टेलीग्राम चैनल पर। तो जमानती अपराध क्या है, बेलेबल ऑफेंस क्या है? तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास जब हम बीएनएसएस में पढ़े थे, तब बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिसमें जमानत पर छूटना जो होता है वो अभियुक्त का अधिकार होता है, राइट होता है। ठीक है, तो जिसे दिखाया गया फर्स्ट शेड्यूल में, तो सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में दिखाया गया है ऐसे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन है ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ये भी नहीं है इसका आंसर। ऐसे अपराध जिनमें पुलिस वारंट के बिना संज्ञेय अपराध में करती है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी ऐसे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानत रूप से दिखाया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञेय अपराध किसे कहते हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस किसे कहते हैं? सीआरपीसी में अपराधों को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कई भागों में अलग अलग विभाजित किया गया है, जैसे जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, वारंट मामला, सम्मन मामला, संज्ञेय अपराध, गैर संज्ञेय अपराध, समनीय मामला, गैर समनीय मामला। इस तरह से कई भागों में डिवाइड किया गया है, कई पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है ऑफेंसेज को। लेकिन मेनली जब हम बात करते हैं तो 2 ही ऑफेंसेज हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में, एक संज्ञेय अपराध, दूसरा गैर संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में ऐसा पावर होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है और अगर ज़रूरत पड़े तो गिरफ्तारी भी कर सकता है। ठीक है, ये गंभीर मामले होते हैं, सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम गैर संज्ञेय मामलों की बात करें तो सामान्य प्रकृति के मामले होते हैं। इसमें पुलिस अधिकारी के पास में ये पावर नहीं होता कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के इन्वेस्टिगेशन यानी कि अनुसंधान को शुरू कर दें। तो संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, वारंट मामला क्या होता है?
देखो वारंट मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें जो पनिशमेंट होती है वो 2 साल से ज़्यादा, मतलब कि 2 साल से ज़्यादा होती है, या फिर मैक्सिमम डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैं सीधे आपको सवालों के जवाब बताऊंगा क्योंकि 150 क्वेश्चन है, पूरी सीआरपीसी इससे आपकी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट, परिवाद किसे कहते हैं, कंप्लेंट किसे कहेंगे? कंप्लेंट को जो सीआरपीसी है उसमें कंप्लेंट को 2D में, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में जो है वो डिफाइन कर रखा है। और कंप्लेन हम कह सकते हैं कि ऐसा लिखित या मौखिक, लिखित कथन हो सकता है या मौखिक कथन हो सकता है जो परिवादी के द्वारा न्यायाधीश के समक्ष किया जाता है, मैजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से किया गया मौखिक या लिखित कथन कि किसी ने अपराध किया है। तो इसको लेकर के एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ कि जब भी कभी कोई अपराध होता है, ऑफेंस होता है, तो संज्ञेय अपराध होने के बाद हम क्या करते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा करके उसकी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अगर पुलिस अधिकारी एफआईआर लेने से मना करता है तो हम क्या कर सकते हैं, 154 में, आप ध्यान रखना, सेक्शन 154 में एफआईआर को दर्ज किया जाता है सीआरपीसी में। ठीक है, पूरा चैप्टर है, एफआईआर को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी को इत्तला करके एक चैप्टर पूरा है। तो क्या कर सकते हैं, जब अगर पुलिस अधिकारी जो है वो आपकी रिपोर्ट लेने से मना कर दे तो आप सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकते हो सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 में। और अगर वो भी ना आपकी एफआईआर पर ध्यान दे तो आप सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में सीधे कोर्ट में जा सकते हो, मैजिस्ट्रेट से जा करके कंप्लेन एज ए कंप्लेन लेकर के जा सकते हो। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अपराध हुआ है तो वो फिर पुलिस अधिकारी को आदेश दे सकता है कि एफआईआर लिखे, दर्ज करें और उसकी जांच करें, अनुसंधान जारी करें। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, अनुसंधान क्या होता है? देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब भी कभी कोई अपराध होगा, ऑफेंस होगा, तो उसके बाद में अनुसंधान, संज्ञेय मामला है तो अनुसंधान जारी किया जाता है बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही पुलिस अधिकारी द्वारा। तो होता क्या है इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है, यानी कि साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, घटना स्थल जो होती है उसका मुआयना किया जाता है, मतलब कि उसका निरीक्षण किया जाता है और गवाहों से पूछताछ की जाती है। विटनेसेस होते हैं तो उनसे, जो घटनास्थल के विटनेस होते हैं उनसे पूछा जाता है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन होता है। इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन एच में डिफाइन किया गया है सीआरपीसी में। सीआरपीसी अगर आपने अच्छे से पढ़ ली तो बीएनएसएस पर वैसे ही कमांड बन जाएगी, ज़्यादा कुछ भी मेजर चेंज नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अन्वेषण जो है वो पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट से भिन्न, हमेशा पुलिस अधिकारी ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। पुलिस अधिकारी या मैजिस्ट्रेट से भिन्न किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की गई सब कार्यवाहियाँ इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। ठीक है, संज्ञेय मामले में ये पुलिस अधिकारी के पास में राइट होता है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के ही इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दंड न्यायालय कितने प्रकार के हैं जिनका उल्लेख सीआरपीसी में है? तो सीआरपीसी में दंड न्यायालयों को 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। सेशन कोर्ट यानी कि सत्र न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये 4 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ महानगर क्षेत्र किसे माना गया है? तो महानगर क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों को माना गया है जहां की जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक सेशन न्यायाधीश की दंडादेश शक्तियां क्या है? तो सेशन जज क्या दे सकता है? डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है। तो डेथ पनिशमेंट के साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन के लिए सेक्शन 366 में हाई कोर्ट जाना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश दे सकता है। यदि मृत्युदंड है तो पुष्टि
उच्च न्यायालय द्वारा आवश्यक है। धारा 366 में आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की दंडादेश शक्तियां क्या है? सीजेएम की, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो जो होता है 3 साल से अधिक के लिए और 7 साल तक की सजा दे सकता है, यानी कि उसके पास में पावर होता है कि वो जो 3 साल जो होती है 3 साल से अधिक 7 वर्ष तक के कारावास का जो है वो दंड दे सकता है। तो इसका सही आंसर होगा मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 वर्ष से अधिक के कारावास के से भिन्न, मतलब 7 वर्ष से अधिक नहीं दे सकता, 7 वर्ष तक दे सकता है। 3 से 7 वर्ष तक के तक वो अपराध जो है वो दंड दे सकता है। तो मृत्युदंड नहीं दे सकता, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता, 7 साल से अधिक के कारावास की सजा नहीं दे सकता। तो 7 साल के अंदर जितने भी आ रहे हैं विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अधिकतम कितना दंडादेश पारित कर सकता है? 3 साल तक का पावर होता है और 10,000 रुपये मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट लगा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास अधिकतम कितना दंडादेश पारित कर सकता है? तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास में, जेएमएससी के पास में 1 वर्ष तक का वो कारावास की अवधि दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और फाइन जो है वो 5,000 रुपये तक का लगा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, मूल दंड प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में किशोर अपराधी यानी कि जुवेनाइल ऑफेंडर किसे कहा गया है? तो जुवेनाइल ऐसे को कहा गया है, ऐसे अपराधी को कहा गया है जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और आपको बेरेक्ट भी अपने पास में रखने हैं। अब तो बेरेक्ट आप खरीद लो, मैं कई बार कह रहा हूँ, अभी तक आपने अगर बेरेक्ट नहीं लिया है तो परचेज कर लेना, क्योंकि हो सकता है आप एग्ज़ाम के टाइम खरीदो तब शॉर्टेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑनलाइन मिल रहे हैं, उस समय रेटें भी बढ़ा देंगे ये लोग जो भी होते हैं। तो आप क्या ध्यान में रखना है कि ये जो बेरेक्ट है वो आप खरीद लो। आज तो अभी तो क्या है कि ऑनलाइन भी मिलते हैं ये बेरेक्ट, तो आप खरीद लेना बेरेक्ट को, सारे के सारे आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। अब अलग अलग खरीदने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर किसी और के पास है, आपके सीनियर के पास में है, तो आप मांग करके भी ले सकते हो, क्योंकि हमने एक दिन के लिए चाहिए हमको। ठीक है, एक दिन के लिए आपको चाहिए होगा बेरेक्ट, तो हो सकता है आप मांग करके भी हेल्प भी ले सकते हो किसी की। किशोर अपराधी का विचारण करने की अधिकारिता किस न्यायालय को प्रदान की गई है? तो जो किशोर जुवेनाइल जो होगा ऑफेंडर, जुवेनाइल ऑफेंडर के लिए जो कोर्ट होगा वो रहेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय यानी कि सीजेएम का कोर्ट, या बालक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित यानी कि जुवेनाइल कोर्ट। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? यदि हाँ तो किन प्रावधानों के अंतर्गत? देखो, जब आप सेक्शन 41 को पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल में दे रखा है कि पुलिस के पास में ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अगर मामला संज्ञेय है तो बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और संज्ञेय मामलों में तो गिरफ्तारी होती है। संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी क्या करता है? बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर लेता है। तो आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि बिना संज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी के पास में वारंट लेने के लिए इतना टाइम नहीं होता, तो वो क्या कर सकता है? सीधे ही गिरफ्तारी कर सकता है। गिरफ्तारी 24 घंटे के भीतर उसको न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। तो उसमें क्लॉजेज दे रखे हैं। जब आप सेक्शन 41 को पढ़ोगे तो आप उसमें अलग अलग क्लॉजेज दे रखे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा हो, ठीक है,
तो वहाँ फिर पुलिस अधिकारी उसको गिरफ्तार कर सकता है। और अगर रीजनेबल डाउट हो कि किसी ने ऑफेंस किया हो या स्टेट ऑफेंडर हो, ठीक है, या जिसके पास में चुराई गई कोई संपत्ति पाई जाती है, तो उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा कोई भी इसमें क्लॉजेज दे रखे हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी वो व्यक्ति भी आ जाएगा जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा इसमें। और वह व्यक्ति भी जो संघ के सशस्त्र बल जो होते हैं उनसे भाग करके भगोड़ा होते हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और कई ऐसे क्लॉज दे रखे हैं जो आप पढ़ सकते हो सेक्शन 41 को, तो आपको डिटेल में वहाँ पर प्रोविज़न देखने को मिल जाएंगे। तो इन सभी मामलों में जो है वो गिरफ्तारी होती है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन बी सही है, इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने की परिस्थितियों में क्या शामिल है। देखो, जब कोई व्यक्ति जमानती अपराध से संबंध रह चुका हो तो ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। जब तक उसके पास में प्रति हेतु के बिना, यानी कि रीजनेबल कॉज के बिना, विदाउट रीजनेबल कॉज उसके पास में हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट जो है वो पाए जाते हैं, गृह भेदन उपकरण पाए जाते हैं, तो उसको फिर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है और अपना नाम पता बताने से इनकार करता है, तो क्या पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल, नाम पता नहीं बताने पर धारा 42 में गिरफ्तारी होती है, ठीक है, धारा 42 यानी सेक्शन 42 में गिरफ्तारी होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये जो सीआरपीसी है यही मेन सब्सटेंटिव क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है, ठीक है, प्रक्रियात्मक विधि है। तो मैंने बीएनएसएस में बताया था प्रक्रियात्मक विधि क्या होती है, जो सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करती है, ठीक है। जो मौलिक विधि को लागू करने वाली विधि होती है वो प्रक्रियात्मक विधि होती है, डिटेल में मैंने बता रखा है। नेक्स्ट, क्या गिरफ्तार किया गया व्यक्ति चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अपनी परीक्षा करने की मांग कर सकता है, खुद की मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मांग कर सकता है। तो आप सेक्शन 54 में ये दे रखा है, आप पढ़ोगे वहाँ पे, हाँ कर सकता है एज पर सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के समय तक, ऐसे सवाल एआईबी में अक्सर पूछे जाते हैं। यही सवाल, इसी तरह के सवाल घुमा करके पूछे जाते हैं। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष कब तक पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटों के भीतर। ये बात सही है, आपको भी पता होगी, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। लेकिन वो समय जब गिरफ्तार व्यक्ति को ले जाया जा रहा है मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जा रहा है, तो उसमें जो टाइम लग रहा है ना ले जाने में, वो टाइम को हम नहीं गिनेंगे, ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्या गिरफ्तारी का वारंट मौखिक हो सकता है। वारंट मौखिक कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। कभी भी वारंट मौखिक नहीं होता, हमेशा लिखित में होगा। और जो न्यायालय होता है उसकी जो है वो क्या कहते हैं, सील लगी हुई होती है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं न्यायालय मैजिस्ट्रेट के, जो भी उसे जारी कर रहा है। तो वारंट कभी भी मौखिक नहीं होता, लिखित में ही होता है। तो ऑप्शन बी नहीं, वारंट लिखित एवं हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा की कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं के अंतर्गत की जाती है। तो फरार व्यक्ति के लिए धारा 82, 83 है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, 82 में प्रोक्लेमेशन के बारे में प्रोविजन दे रखे हैं, 83 में भी दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट
तब जारी किया जाएगा जब मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है, उसको लग जाता है कि किसी व्यक्ति को सदोष रूप से परिरुद्ध किया गया है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति की तलाशी का वारंट, तलाशी वारंट की बात की है, सर्च वारंट की बात की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट को ये लग जाता है कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइंड किया गया है, तो फिर वो जो है वो तलाशी वारंट जारी कर देगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी स्त्री की तलाशी किसके द्वारा ली जा सकती है? तो ये भी बात ज़रूरी है कि स्त्री की तलाशी हमेशा ही एक महिला कांस्टेबल के द्वारा ली जाएगी, महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा, सॉरी, शिष्टता का ध्यान रखा जाएगा उसमें। ठीक है, किसी अन्य स्त्री द्वारा ही जो है वो तलाशी ली जाएगी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये कॉमन बातें हैं जो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आपने अभी लॉ की है तो आपने सीआरपीसी में पढ़ा ही होगा। ये किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति से प्रतिभूति यानी कि श्योरिटी की मांग की जा सकती है? कब कब मांग की जाएगी? ठीक है, परिशांति कायम रखने के लिए मांग की जाती है, गुड बिहेवियर के लिए मांग की जाती है। ठीक है, कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए कौन कौन हकदार होते हैं? भरण पोषण के लिए पत्नी होती है, माइनर चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, अवयस्क संतानें होती है मतलब, और माता पिता भी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई स्त्री धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का अधिकार कब खो देती है? कब खो देगी मतलब कब उसको अधिकार नहीं रहेगा? जब वो एडल्ट्री में चली जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, मैं सीधा आपको आंसर बताऊंगा। जब वो असती अवस्था में रहने लगे या पुनर्विवाह कर लेती है, रीमैरिज कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो रीमैरिज से मुझे याद आया कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर को भी गलत जो है वो जज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझसे भी कई बार गलती हो सकती है। लॉ का कोई भी ऐसा नहीं हो तो एक्सपर्ट बन गया, मैं नहीं कह सकता। आज दिन तक कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मैं लॉ का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ऐसे लॉ की जानकारी रखने वाले व्यक्ति को ये वो नहीं कह सकता कि वो लॉ का एक्सपर्ट है। लॉ बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना होता है इसे। तो आप कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर के आप कमेंट करते हो नेगेटिव, इससे बहुत बुरा इंप्रेशन होता है। ठीक है, लास्ट ईयर के जो बच्चे थे 19 के, बहुत अच्छे बच्चे थे, उसमें भी कुछ अपवाद ऐसे थे जो नेगेटिव कमेंट कर लेते थे। बाकी ये जो मैंने लास्ट ईयर ही चैनल बनाया था, तो लास्ट ईयर ही आपको लगा होगा 7-8 हज़ार जो भी सब्सक्राइबर हैं वो लास्ट ईयर के ही हैं। उन्होंने ही वो ही आए थे यहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, वो पढ़े हैं अच्छे से, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आपको भरोसा रखना है। ठीक है, हम अच्छा ही पढ़ाते, सही पढ़ाते हैं। पूरा हम कोशिश करते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर आप जब एक कमेंट करते हो ना, नेगेटिव कमेंट, उससे क्या होता है, मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन मेरा तो नहीं होगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेगेटिव कमेंट से। मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो एआईबी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भले ही कितने नेगेटिव कमेंट कर लोगे तो मेरे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला की संहिता की धारा, इसे वापस पढ़ेंगे, क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो ये जो है तलाकशुदा नहीं कर सकती। ठीक है, अब वह मुस्लिम स्त्री जो है विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दावा कर सकती है। ठीक है, उनके लिए अलग बना हुआ है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। जो मैंने मुस्लिम लॉ पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि ये कोडिफाई लॉ है, इसको आपको लेके जाना है एग्जाम में। ठीक है, इस बैरेक को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अंतरिम भरण पोषण यानी कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है? अंतरिम भरण पोषण ऐसा भरण पोषण होता है
जिसमें आवेदन के अंतिम निस्तारण तक, फाइनल डिस्पोजल तक जो जितना भी भरण पोषण होगा वो देना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, भरण पोषण के आवेदन के अंतिम निस्तारण तक दे भरण पोषण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, लोक अपदूषण यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के निवारण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में व्यवस्था की गई है? पब्लिक न्यूसेंस के बारे में सेक्शन 133 में दे रखा है प्रोविजन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होता क्या है पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस, ये मैंने टॉट की क्लास में अच्छे से पढ़ाया था। न्यूसेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर रास्ते को रोके रखा हुआ है तो वो लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे मोहल्ले में जहाँ पर आसपास हॉस्पिटल हो या स्कूल हो वहाँ ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाना ताकि लोगों के बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाए। ठीक है, तो ये न्यूसेंस में आते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश किन मामलों में दिया जा सकता है? तो ये मैंने पढ़ाया था आपको कि सेक्शन 144 जब लास्ट बीएनएसएस पढ़ा था उसमें कहा था कि जब सार्वजनिक जो शांति है वो भंग होने का अगर लग रहा है कि सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है तो फिर ऐसे मामलों में सेक्शन 144 के तहत आदेश जारी किए जा सकते हैं, जैसे न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भूमि एवं जल से संबंधित विवादों की सुनवाई की अधिकारिता किसे है? तो भूमि और जल से संबंधित मामलों की सुनवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं है, सेशन जज को भी नहीं है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, असंज्ञेय मामलों में पुलिस कब अन्वेषण कर सकती है? तो कब कर सकती है? जब सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश दिया जाए। ठीक है, तो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं कर सकती, मजिस्ट्रेट का आदेश होना चाहिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष दिए गए बयानों पर साक्षी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है? देखो, जब भी कभी पुलिस के सामने बयान दिए जाएंगे तो वहाँ साइन करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप आगे सेक्शन 161 में पढ़ोगे, 161 में बयान पढ़ोगे, तो वहाँ पर पुलिस अधिकारी जब बयान लेगा तो वहाँ पर हस्ताक्षर गवाहों के नहीं लेता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो नहीं, ऑप्शन सी, पुलिस के समक्ष किए गए कथनों पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, संहिता की धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति कथन किसके द्वारा लेखबद्ध किए जा सकते हैं? सेक्शन 164 में जो कन्फेशन दिया जाएगा वो मैजिस्ट्रेट के समक्ष ही दिया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। 161 में कहाँ बयान होंगे? पुलिस अधिकारी के सामने, और वो एक्स्ट्रा जुडिशियल होते हैं, ये जुडिशियल होता है। 164 के बयान जो होते हैं वो जुडिशियल नेचर के होते हैं, तो ये हमेशा मैजिस्ट्रेट यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही किए जाएंगे। ऑप्शन सी, किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उसे चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या ना हो। ठीक है, जुरिस्डिक्शन उसका हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस मामले में किसी भी व्यक्ति के जो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन अधिकृत है? तो मृत्यु समीक्षा कब होगी? जब कोई व्यक्ति अप्राकृतिक अननेचुरल डेथ हो जाती है, यानी कि जो सुसाइड कर लेता है। सेक्शन 174 में ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो इसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि जिला मजिस्ट्रेट हो गया या उपखंड मजिस्ट्रेट, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तो ये जो है मृत्यु समीक्षा कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी अपराध की जांच और विचारण, इंक्वायरी और ट्रायल का बात की जा रही है। ठीक है, किसी अपराध की जांच और विचारण कहाँ किया जाएगा? जांच और विचारण हमेशा ही न्यायालय में होते हैं, तो ऐसे न्यायालय में किया जाए,
ऐसे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर होगा, वहाँ उस लोकल जुरिस्डिक्शन में होगा जहाँ पर अपराध घटित हुआ हो, कमिट हुआ हो। तो ऑप्शन बी, जहाँ वो अपराध किया गया था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जांच जो है वो जुडिशियल नेचर की होती है और ट्रायल भी जुडिशियल नेचर का होता है। तो जांच इंक्वायरी को 2G में डिफाइन कर रखा है और ट्रायल के लिए ट्रायल को कहीं भी शायद मेरे हिसाब से आप देख सकते हो ट्रायल को शायद डिफाइन नहीं किया गया है CRPC में, उसके लिए मुझे नहीं लग रहा है ट्रायल के लिए कोई अलग से सेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि A को आगरा में घायल किया गया जिसकी चोटों के कारण उसकी इलाहाबाद में मृत्यु हुई है, B की मृत्यु की जांच एवं विचारण कहाँ किया जाएगा? इलस्ट्रेशन ही बता दिया आपको, इलस्ट्रेशन बेस्ड भी सवाल पूछे जाते हैं। तो कहाँ होगा बताओ? केवल आगरा में होगा, केवल इलाहाबाद में होगा, या फिर दोनों जगह में होगा? हालांकि घायल कहाँ हुआ है? आगरा में, मृत्यु कहाँ हुई है? इलाहाबाद में। तो आगरा और इलाहाबाद दोनों में से किसी भी न्यायालय में जो है वो जांच और विचारण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ए ने बी का जयपुर से अपहरण किया। ए ने बी का जयपुर से अपहरण किया, कुछ दिनों तक उसे जोधपुर में रखा और बाद में उसे उदयपुर ले गया। इस मामले की जांच एवं विचारण कहाँ होगा? जहाँ जहाँ पर अपराध घटित हो रहा है, कमिट हो रहा है, वहाँ के न्यायालय में होगा, चाहे वो जयपुर में हो, जोधपुर में हो या उदयपुर में हो। किसी भी सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट में उसका इंक्वायरी भी होगी, उस पर ट्रायल भी होगा। तो ऑप्शन डी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के किसी भी सक्षम न्यायालय में। आंसर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी अपराध का संज्ञान कब लिया जा सकता है? तो मैजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी अपराध का संज्ञान तब लिया जाएगा जब या तो कंप्लेंट रिसीव हो जाती है, ठीक है, या तो परिवाद प्राप्त होने पर, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं की जानकारी पर। खुद के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो खुद से ही न्यायालय जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है, मैंने BNSS में बताया था, अभी आपको वापस बताता हूँ। कॉग्निजेंस का मतलब होता है जब न्यायालय के पास में कोई पुलिस रिपोर्ट आती है या कोई कंप्लेन आती है तो उस पर अपना जुडिशियल माइंड जो है वो अप्लाई करता है मैजिस्ट्रेट, और ये देखता है कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है, वास्तविकता क्या है उसकी। ठीक है, तो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना ही कॉग्निजेंस कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। या तो परिवाद प्राप्त होने पर कॉग्निजेंस लेगा, या पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट जो होती है न्यायालय में, अनुसंधान पूरा होने के बाद में वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी जो होगा, भारसाधक अधिकारी जो होगा, वो न्यायालय में चार्जशीट पेश करेगा, तो उस पर भी संज्ञान लिया जा सकता है, या स्वयं से खुद से डिस्क्रिशनरी पावर से भी ले सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 42, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसे परिवाद की सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है, यदि मजिस्ट्रेट को ऐसे परिवाद की सुनवाई करने की अधिकारिता नहीं है तो वो क्या करेगा? तो वो क्या कर सकता है? समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए लौटा देगा, वो रिटर्न कर लेगा कंप्लेन को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, वह परिवाद को कॉम्पिटेंट कोर्ट के लिए भेज देगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, संहिता की धारा 206 के अंतर्गत किन को छोटे मामला माना गया है? किन मामलों को छोटे मामले माना गया है, ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मामले जो 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होते हैं, तो ऐसे मामलों को हमने क्या मानना है? छोटे मामले, PT केसेस माने गए हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, धारा 206 के तहत ऐसे छोटे मामलों में अधिकतम कितना जुर्माना किया जा सकता है? तो ऐसे मामलों में 100 रुपये तक का जुर्माना जो है वो किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या आरोप में परिवर्तन किया जा सकता है? चार्ज में अल्टरेशन किया जा सकता है?
चार्ज का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल केसेज में चार्जेस फ्रेम होते हैं, वहीं से जो है प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। और सिविल केसेज में जब हम बात करते हैं तो ऑर्डर 14 में इश्यूज फ्रेम होते हैं, विवादकों की रचना की जाती है आदेश 14 में, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो वहीं से जो है वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, वास्तव में केस जो है वो वहीं से शुरू होता है। चाहे ऑर्डर 14 में सीपीसी की बात करें सिविल मामलों में तो उसके बाद से प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, और क्रिमिनल मामलों में जब आरोप चार्जेस फ्रेम करता है कोर्ट उसके बाद से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसका आंसर होगा हाँ, परिवर्तन किया जा सकता है। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व आरोप में किसी भी समय परिवर्तन या परिवर्धन किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क पर 1 वर्ष में 3 बार चोरी किए जाने का आरोप है, मतलब ए पर 1 वर्ष में 3 बार चोरी किए जाने का आरोप है। क्या तीनों आरोपों का विचारण एक साथ किया जा सकता है? ऐसे ही सवाल एआईबी में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएनएस में घुमा के पूछ लेंगे या सीआरपीसी में ही घुमा के पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे इसी तरह से सवाल। आप कह रहे थे ना इलस्ट्रेशन बेस, तो ये सारे सवाल इलस्ट्रेशन बेस ही है, और आपके जो अभी का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, अगर वो एक साल एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीनों आरोपों का विचारण एक साथ किया जा सकता है। एक ही जैसे हैं, एक ही वर्ष में किए गए हैं, एक ही साल में, तो उनका एक साथ विचारण एक साथ में ट्रायल किया जा सकता है, ऐसा प्रोविजन है सीआरपीसी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियोजन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सेशन न्यायालय में हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा वही संचालन करेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये कॉमन बातें भी हैं जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमको पता होती है। नेक्स्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों में क्या आरोप विरसित किए जाने से पूर्व अभियोजन पक्ष की साक्ष्य लिए जाना आवश्यक है? तो पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर अगर कोई वारंट मामलों में जो चार्जेस जो फ्रेम किए जाएंगे उससे पूर्व प्रोसिक्यूशंस का एविडेंस लेना आवश्यक है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे जो मामले हैं उनमें भी क्या होगा, परिवाद पर संस्थित जो वारंट मामले हैं उनमें आरोप से पहले, चार्जेस फ्रेम करने से पहले एक बार अभियोजन का साक्ष्य लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, वारंट एवं सम्मन मामलों में सुनवाई के लिए नियत दिन पर परिवादी के अनुपस्थित रहने का क्या प्रभाव रहता है? वारंट मामला हो चाहे वो सम्मन मामला हो, ऐसे मामले में सुनवाई के नियत दिन पर अगर परिवादी कंप्लेनेंट ही एब्सेंट है, यानी कि वो नहीं है, अनुपस्थित है, गैर हाजिर है, तो ऐसे मामलों में क्या किया जाएगा? ऐसे मामलों में एक्विट किया जाता है। किसको? एक्यूज को एक्विट किया जाता है। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लो, वारंट मामलों में यदि अपराध असंज्ञेय है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल है, एवं समन योग्य है यानी कि कंपाउंडेबल है। समन योग्य का मतलब होता है राजीनामा करने लायक, तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकेगा, तथा समन मामलों में अभियुक्त को उन्मोचित का मतलब है डिस्चार्ज करना, और समन मामलों में अभियुक्त को दोषमुक्त यानी कि एक्विट घोषित किया जा सकेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50, आज के जो 150 सवाल हैं वो आपकी सीआरपीसी को बहुत अच्छे से कवर करवाएगी। ठीक है, किन मामलों का संक्षिप्त विचारण जो किया जा सकता है, किन मामलों का समरी ट्रायल किया जा सकता है सीआरपीसी में? ऐसे मामले जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है, यानी कि वो ये मामले नहीं है जिसमें मृत्युदंड हो, आजीवन कारावास हो, 2 वर्ष के अधिक के कारावास हो, ये तो मामले नहीं है। और चोरी आदि के मामलों में या संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से अधिक नहीं है। 2 आपको सिनेरियो बताए गए हैं, एक में 2 साल से कम सजा वाले मामले
और अगर चोरी का मामला है तो वहाँ 200 रुपये की संपत्ति का मूल्य 200 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 2002 के अमेंडमेंट के बाद बोला गया है। तो ऐसे मामलों में समरी ट्रायल किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आपराधिक मामलों में साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाएगा, इस नियम का अपवाद क्या है? तो हमेशा ही क्या होता है, जब भी जो एविडेंस है वो अपराधी की अक्यूज की अभियुक्त की उपस्थिति में ही लिया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यदि वैयक्तिक हाजिरी से जो अभियुक्त है उसे मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, तो तब ऐसे मामलों में न्यायालय कार्रवाई में बार बार बाधा, अगर वो बार बार जो है वो डिस्टर्ब कर रहा हो प्रोसीडिंग को, तो फिर वहाँ पर न्यायालय उसकी गैर हाजिरी में भी उसके खिलाफ एविडेंस ले सकता है। ऑप्शन सी, यदि हाँ अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्त कर दिया गया हो, एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो, अथवा वह न्यायालय की कार्रवाई में बार बार बाधा डाल रहा हो, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, ए पर आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड के विचारण चला है और वह दोष सिद्ध कॉन्विक्टेड किया गया है। क्या बी की हत्या के लिए ए का उन्हीं तथ्यों पर पुनः विचारण किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह के घुमा के सवाल जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं और अब तो EIB में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वापस से पढ़ लो। ए पर आपराधिक मानव वध के लिए विचारण चला और वह दोष सिद्ध किया गया। क्या बी की हत्या के लिए ए का उन्हीं तथ्यों पर पुनः विचारण यानी कि रीट्रायल किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं किया जा सकता। अगर एक बार किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध यानी कि कॉन्विक्ट या दोष मुक्त यानी कि एक्विट किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 300 ऑफ CRPC। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, ए एक निर्धन व्यक्ति है, निर्धन अभियुक्त है, सॉरी, इंडिजेंट है और उसके पास में अधिवक्ता नहीं है। क्या क को ए को राज्य के व्यय पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है? ये बेसिक सा सवाल है। बिल्कुल कराया जा सकता है। हाँ, अभियुक्त राज्य के व्यय पर विधिक सहायता लीगल एड पाने का हकदार होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, अनुकंपा नहीं है। ये किस केस में अभी निर्धारित किया गया था? ये केस क्लोज में लेकर के आया हूँ। ठीक है, केस था हासकोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। ठीक है, तो बहुत फेमस केस है, पढ़ सकते हो आप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। MS हासकोट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सह अपराधी को अक्यूज को समाधान करने के संबंध में व्यवस्था किस धारा में की गई है? तो आपके पास में बेरेक्ट होना चाहिए CRPC का भी। आप ये गलती मत करना कि BNSS का लेकर के चले जाओ, CRPC का लेकर के ना जाओ। आपको दोनों बेरेक्ट अपने पास में रखने हैं, CRPC का भी रखना है और आपको BNSS का भी बेरेक्ट अपने पास में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 306, सेक्शन 306। नेक्स्ट, क्या किसी अपराध में राजीनामा कॉम्प्रोमाइज करने में न्यायालय की अनुमति आवश्यक है? तो न्यायालय की अनुमति हमेशा ही चाहिए होती है कंपाउंडेबल ऑफेंसेज में। हाँ, यदि अपराध धारा 320 की उपधारा 2 में वर्णित कैटेगरी का है तो न्यायालय की परमिशन, प्रायर कोर्ट की परमिशन लेनी ही होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, कब किसी अभियोजन को वापस लिया जा सकता है? तो अभियोजन जो है उसको वापस लेने का जो निर्णय सुनाने से पहले कभी भी न्यायालय जो है वो न्यायालय की सम्मति से, ठीक है, सम्मति यानी कि कंसेंट से, न्यायालय की कंसेंट से वापस लिया जा सकता है, तो विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका, सॉरी बी इसका सही आंसर होगा। निर्णय सुनाए जाने से पूर्व न्यायालय की सम्मति से कभी भी वापस लिया जा सकता है।
न्यायिक कार्रवाई के दौरान न्यायालय का अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने पर यदि अभियुक्त न्यायालय से माफ़ी मांग लेता है तो क्या न्यायालय ए को माफ़ी दी जा सकती है। इलिस्ट्रेशन बेस बना के पूछा गया है। ए अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो फिर उसको माफ़ी मांग लेता है तो माफ़ी दे दी जाएगी। हाँ, माफ़ी मांगे जाने पर अभियुक्त को डिस्चार्ज किया जा सकता है, उन्मोचित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन 345 को पढ़ोगे तो वहाँ आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, मृत्युदंड को एक निर्णय में ये लिखा गया, मृत्युदंड के लिए एक निर्णय में लिखा गया कि अभियुक्त को फांसी पर लटकाया जाए। क्या यह आदेश समुचित है? नहीं, इसमें आदेश समुचित नहीं है। इसका आंसर बी होगा। उसको तब तक लटकाया जाएगा, अभियुक्त को उसकी गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, वे कौन से मामले हैं जिनमें अभियुक्त को सदाचरण की परिवीक्षा प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर छोड़ा जा सकता है? ऑप्शन देख लो। सही आंसर होगा ऐसे मामले जो केवल जुर्माने या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। यदि अभियुक्त 21 वर्ष से अधिक आयु का है तो ठीक है, ऐसे मामले जो केवल जुर्माने से या 7 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। यदि अभियुक्त अक्यूज की जो एज है वो 21 वर्ष तक की या उससे अधिक की है तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61, ए को प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट द्वारा 100 रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जाता है। क्या ए इस दंडादेश के विरुद्ध अपील कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि छोटे मामलों में अगर अपील करने का प्रोविज़न डाल दिया तो फिर न्यायालय का बर्डन बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी, न्याय नहीं कर सकता। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के 100 रुपये तक के जुर्माने के दंडादेश के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, क्या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ सकता है जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोप है? तो ऐसे मामले में नहीं उसे छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करने की अधिकारिता किसे है? तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविज़न सेक्शन 438 में दे रखा है। एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में लगाई जाती है और हाई कोर्ट में लगाई जाती है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये तब जब किसी व्यक्ति को लग रहा हो कि उसे झूठा फंसाया जा सकता है तो ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल वो लगा सकता है। नेक्स्ट, कब किसी व्यक्ति के जमानत मुचल के बेल बॉन्ड जब्त यानी कि फोरफिट किए जा सकते हैं? कब किए जा सकते हैं? तब किए जाएंगे जब वह सुनवाई के लिए नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, वह ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे तलाशी वारंट जारी करने की अधिकारिता नहीं है, तलाशी वारंट जारी कर देता है, क्या इसी आधार पर कार्यवाही को दूषित मानते हुए सेट असाइड किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, संज्ञान के लिए परिसीमा काल के प्रावधानों में जहाँ अपराध 3 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो वहाँ परिसीमा काल कितना है? 3 साल तक के लिए 3 वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बलात्संग यानी कि रेप जैसे मामलों का विचारण बंद कैमरे इन कैमरा में तथा यथासंभव महिला न्यायाधीश द्वारा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस मामले में अभिव्यक्त
किया था। ये केस था स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह का। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह। नेक्स्ट, विचारण का प्रारंभ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल कब से माना जाता है? तो विचारण का प्रारंभ कब होता है? जब अनुसंधान पूरा होता है और अनुसंधान पूरा होने के बाद चार्जशीट जो है वो न्यायालय में आती है। उसके बाद कॉग्निजेंस की स्टेज होती है। मामले में प्रसंज्ञान लेने तथा आगे कार्रवाई हेतु कदम बढ़ाने के, मतलब ये ऑप्शन सही बोल रहा है। मतलब जब भी चार्जशीट न्यायालय में आएगी, सबसे पहले कॉग्निजेंस लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। न्यायालय को लगता है कि अगर अपराध हुआ है तो फिर फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, नहीं लगता है तो वही मामले को ड्रॉप कर देगा। तो ट्रायल वहीं से शुरू होता है जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाती है। ऑप्शन से इसका सही आंसर होगा। पति के नपुंसक होने तथा लैंगिक संभोग के लिए असमर्थ होने के आधार पर क्या पत्नी अपने पति से पृथक रहकर मेंटेनेंस भरण पोषण पाने की हकदार है? तो इसका आंसर होगा हाँ, वह भरण पोषण के लिए क्लेम कर सकती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, धारा 319 के तहत मामले को कमिट करते हुए क्या मजिस्ट्रेट द्वारा अन्य व्यक्तियों को उसमें अभियुक्त बनाया जा सकता है? तो धारा 70 में ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 में और धारा 319 के अंतर्गत मामले को कमिट करते समय मजिस्ट्रेट अन्य व्यक्तियों को उसमें अभियुक्त नहीं बना सकता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR सारभूत साक्ष्य यानी कि सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है? ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, कभी भी FIR सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता है। नहीं, FIR सारभूत साक्ष्य नहीं है। इसका उपयोग इसे दर्ज कराने वाले व्यक्ति के कथनों की अभिपुष्टि, कोरोब्रेशन अथवा कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यानी कि खंडन के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, तलाशी के समय तलाशी ली जाने वाली जगह के प्रतिष्ठित रेस्पेक्टेबल पर्सन उपलब्ध न हो तो क्या अन्य क्षेत्र के व्यक्ति को तलाशी के समय उपस्थित रखा जा सकता है? इसका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल। अगर वो अन्य मोहल्ले अन्य क्षेत्र के भी हैं तो उनको वहाँ तलाशी एट द टाइम ऑफ चर्च उसको वहाँ रखा जाएगा। तो हाँ, यदि उस क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति उपलब्ध न हो तो अन्य क्षेत्र यानी कि मोहल्ले के व्यक्ति को तलाशी के समय उपस्थित रखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या धारा 125 के अंतर्गत पति अपनी पत्नी के भरण पोषण का दावा कर सकता है? हस्बैंड कर सकता है? हाँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। यदि पति किसी कारण से स्थायी रूप से निर्योग्य है, परमानेंटली डिसेबल्ड, ध्यान रखना आप, हो गया हो, उसकी आय की कोई सोर्सेज ना हो, तब पति भी जो है वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्या अपने माता पिता का भरण पोषण का दायित्व विवाहित पुत्रियों का भी है? तो हाँ, विवाहित पुत्रियां भी अपने वृद्ध माता पिता का भरण पोषण करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या पत्नी जहां वह रहती है भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है भले ही पति का निवास वहाँ निवास न करता हो? तो पूछ रहा है कि पत्नी जहाँ रहती है वहाँ से मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कर सकती है, एप्लीकेशन यानी कि फाइल कर सकती है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा हाँ, वो कर सकती है। पत्नी जहाँ रहती है वहीं भरण पोषण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है। मैजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे प्रार्थना पत्र को मात्र इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, जहां पत्नी हिंदू विवाह अधिनियम
1955 की धारा 24 के अंतर्गत अंतरिम भत्ता, यानी कि ये भी एक तरह का भरण पोषण होता है, इंटरिम मेंटेनेंस प्राप्त कर रही हो तो क्या वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। धारा 125 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि, भरण पोषण की राशि का समायोजन धारा 24 के अंतर्गत प्राप्त राशि में से किया जा सकता है। नेक्स्ट, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद अब कितनी अवधि तक अपने पूर्व पति से भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है? तो लिमिटेशन जो है केवल इद्दत की अवधि तक। इद्दत क्या होता है मैंने आपको मुस्लिम लॉ में अच्छे से पढ़ाया था, मुस्लिम लॉ की आप वीडियो देख सकते हो अच्छे से मेरी। ठीक है, केवल इद्दत की अवधि तक। इद्दत वो होता है 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो होता है, तो उसमें ये पता किया जाता है कि क्या जो मुस्लिम महिला है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, इस तरह से इद्दत में। और उसकी टाइम पीरियड भी था, तलाक के मामले में 3 महीने और डेथ के केस में 4 महीने 10 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल इद्दत की अवधि तक ही भरण पोषण की मांग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विधि विरुद्ध जमाव अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर करने का आदेश किसके द्वारा दिया जा सकता है? यानी कि उसको हटाने का आरोप, हम कह सकते हैं हटाने का आदेश जो है वो कौन दे सकता है? डीएम दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के दे सकता है, ठीक है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी भी दे सकता है। तो तीनों दे सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सेक्शन 129 में दे रखा है, लोक न्यूसेंस पब्लिक न्यूसेंस को हटाने का आदेश कौन दे सकता है? फिर से पूछा गया सवाल, तो इसमें डीएम दे सकता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम दे सकता है, अथवा इसके लिए कोई अगर विशेष रूप से सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है तो वो भी आदेश दे सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत आदेश देने की शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो धारा 144 में आदेश देने की शक्तियाँ जो हैं वो जिला मजिस्ट्रेट डीएम के पास है, एसडीएम के पास में है, और इस निमित्त विशेष रूप से अगर किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को लगाया गया तो उसके पास में भी रहता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्या कोई पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान की तलाशी ले सकता है जिसमें खोटे बाट, माप या तोलने के उपकरण रखे हुए हैं, और क्या वह उन्हें जब्त सीज भी कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, पुलिस अधिकारी ऐसे स्थान में प्रवेश कर तलाशी ले सकता है तथा तलाशी में पाए जाने वाले खोटे बाट, माप या तोलने के उपकरणों को जब्त कर सकता है एज पर सेक्शन 153। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्या किसी संज्ञेय अपराध की सूचना टेलीफोन द्वारा दी जा सकती है, और क्या ऐसी सूचना पर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जा सकता है? तो बहुत अच्छा सवाल है, आंसर होगा हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो संज्ञेय मामले होते हैं उन मामलों में पुलिस बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के ही अनुसंधान जो है वो प्रारंभ कर सकती है। ऑप्शन बी हाँ, किसी संज्ञेय अपराध की सूचना टेलीफोन पर दी जा सकती है तथा ऐसी इन्फॉर्मेशन पर इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्या उच्च न्यायालय द्वारा अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप किया जा सकता है? उच्च न्यायालय कर सकता है, ठीक है, जब अन्वेषण अधिकारी जो होगा वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा होगा, तो ऐसे मामले में, और न्याय हित में नहीं है, ठीक है, तब भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या आरोप पत्र चार्जशीट प्रस्तुत
कर दिए जाने के बाद भी उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः अन्वेषण यानी कि री इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करने की अनुशंसा नहीं दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 85 संहिता की धारा 164 में धारा 164 के अंतर्गत विधि मान्य संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन का क्या मतलब होता है? तो 164 में कन्फेशन मैजिस्ट्रेट के समक्ष होता है। कन्फेशन दो तरह के होते हैं, एक जुडिशियल होता है, एक एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। जुडिशियल कन्फेशन हमेशा मैजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो होता है वो मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी व्यक्ति होगा उसके समक्ष किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा यह मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वेच्छा से की जाए, संस्वीकृति पर हस्ताक्षर हो, मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो कि वह स्वेच्छा से की गई हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या धारा 100 सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 के अनुसार सम्मन मामलों में अन्वेषण 6 माह में पूरा नहीं होने पर अन्वेषण को हर हालत में रोका जाना आवश्यक है? तो इसका आंसर देखने को मिलेगा नहीं। ऐसा कोई भी ऐसी कोई मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं दे रखा है। 6 महीने में अन्वेषण पूरा नहीं होने पर न तो इन्वेस्टिगेशन को रोका जाना आवश्यक है और न ही अभियुक्त को उन्मोचित किया जाना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्या धारा 174 के अंतर्गत तैयार किए जाने वाले पंचनामे में अभियुक्त का नाम आना आवश्यक है? पंचनामा कब तैयार होता है ये आप कमेंट में बताना मुझे। ठीक है, अगर आप अच्छे से लॉ के स्टूडेंट हो, आपने अच्छे से LLB पढ़ा है, तो मुझे बताना पंचनामा कब बनाया जाता है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, पंचनामे में अभियुक्त का नाम दिया जाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, क्या भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 295A धार्मिक भावनाओं को आहत करना के अंतर्गत अपराध का अभियोजन चलाने हेतु धारा 196 उपधारा 1 के अंतर्गत सक्षम सरकार की पूर्व मंजूरी लिया जाना आवश्यक है? ऑप्शन देख लो। इसका आंसर होगा हाँ, ऐसे मामलों में ही सरकार की जो होती है, सक्षम सरकार की पूर्व मंजूरी लिए जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है? तो 498 में इसका आंसर होगा पुलिस रिपोर्ट पर या व्यतीत व्यक्ति के रक्त विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित माता पिता, भाई बहन या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय की इजाज़त से किए गए परिवाद पर जो है वो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। तो मैजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्या धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश यानी कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर है? क्या ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र रिवीजन एप्लीकेशन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नहीं किया जा सकता। धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करने का आदेश विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। ऐसे आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, रिवीजन किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, संहिता की धारा 220 के अंतर्गत क्या न्यायालय के लिए सभी अपराधों का एक साथ विचारण किया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ठीक है, यह एक समर्थकारी व्यवस्था है जिसके अनुसार सभी अपराधों का एक साथ विचारण किया जाना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92,
क्या किसी सिविल प्रकृति के मामले में अभियुक्त को आपराधिक आरोप से उन्मोचित किया जा सकता है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो हाँ, सिविल प्रकृति के मामले में अभियुक्त को आपराधिक आरोप से उन्मोचित किया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार निर्णय किस भाषा में लिखा जाना अपेक्षित है? तो जजमेंट जब भी लिखा जाएगा कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ठीक है, न्यायालय की भाषा में। हिंदी इंग्लिश लिख के मत आना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कब किसी साक्षी के कथन कमीशन पर लिखे जा सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कब किसी साक्षी के कथन यानी कि विटनेस के जो बयान है वो कमीशन पर लिखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जब साक्षी की उपस्थिति मामले की परिस्थितियों को देखते हुए अत्यधिक विलंब, व्यय या असुविधा के बिना नहीं प्राप्त की जा सकती हो। उपाप्त का मतलब होता है नहीं ऑब्टेन की जा सकती हो। तो वो ज़्यादा खर्चा लग रहा हो और व्यय भी ज़्यादा लग रहा हो, विलंब भी बहुत ज़्यादा लग रहा हो, असुविधा भी बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो ऐसे मामले में कमीशन पर जो है वो बयान लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, संहिता की धारा 293 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द निदेशक, डायरेक्टर, न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में क्या संयुक्त निदेशक भी सम्मिलित हैं? तो न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला में संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मजिस्ट्रेट की अनुमति से ऐसे मामले में राजीनामा किया जा सकता है जो संहिता की धारा 320 के अंतर्गत राजीनामे योग्य नहीं है? नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में राजीनामा नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कब किया जा सकता है? रिवीजन का प्रयोग कब किया जा सकता है? रिवीजन का प्रयोग तब किया जाता है जब विचारण न्यायालय द्वारा कोई गंभीर अवैधानिकता की गई हो, न्याय नहीं हो पा रहा हो, अधिकारिता से परे विचारण किया गया हो। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऐसे मामलों में पुनरीक्षण याचिका लगाई जा सकती है। क्या अग्रिम जमानत के आदेश में अभियुक्त के देश छोड़कर नहीं जाने की शर्त अधिरोपित की जा सकती है? अभियुक्त पर, अक्यूज पर देश जो है वो छोड़कर नहीं जाने की जो कंडीशन लगाई जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो हाँ, ऐसी शर्त लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हाँ, धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के आदेश में देश छोड़कर विदेश नहीं जाने की शर्त अधिरोपित की जा सकती है। पर्याप्त कारण होने पर, अगर रीजनेबल कॉज है तो फिर ऐसी शर्त से छूट जो है वो प्रदान की जा सकती है। ये भी प्रोविज़न दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, आरोप विरचित किए जाने में किसी बात के छूट जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेज में कोई बात रह जाती है तो क्या प्रभाव होगा उसका? तो ऑप्शन बी, धारा 464 के उपबंधों के अनुसार आरोप में अगर कोई बात रह जाती है, यदि अभियुक्त को कोई गंभीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हुआ हो तो उसका दोष सिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या किसी संपत्ति के विक्रय के बारे में संहिता के अधीन किसी कर्तव्य का पालन करने वाला लोक सेवक उस संपत्ति का क्रय कर सकता है या उसके लिए बोली लगा सकता है? ऐसे जो सवाल है वो अक्सर आपको कंफ्यूज भी करते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमको क्या करना है? डरना नहीं है, नहीं आता है तो नहीं करना है, लेकिन लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना। एक बार आंसर ज़रूर लिख के आना इसका। नहीं भी आए तब भी जवाब आपको लिखना ही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका आंसर होगा नहीं लगा सकता। ठीक है, बोली नहीं लगा सकता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण की राशि प्रतिमाह कितनी हो सकती है? क्या यह राशि 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं हो सकती? दोनों ही पूछ लिया।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ये राशि पक्षकारों की हैसियत के आधार पर तय की जाती है और 500 रुपये प्रतिमाह की सीमा अब समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या संहिता की धारा 125 के अधीन कार्यवाहियों का खर्चा भी देय है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग भी देय होती है? तो इसका आंसर होगा हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2001 में यह व्यवस्था दी गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अंतरिम भरण पोषण एवं कार्यवाहियों के खर्चों के लिए संचित आवेदन का प्रार्थना पत्र कितनी समयावधि में दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 दिनों के भीतर विपक्षी पर सूचना की तामील की तिथि से 30 दिनों के भीतर, या फिर विपक्षी पर सूचना की तामील की तिथि से 60 दिनों के भीतर। तो ऑप्शन बी सही होगा, विपक्षी पर सूचना की तामील होने की तिथि से 60 दिन के भीतर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट के मामले में जमानत के लिए किन किन बातों पर विचार करने के लिए कहा गया? तो ये जो केस है राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह का 2002 का केस है। इस मामले में बेल एट द टाइम ऑफ बेल, जमानत देने के समय किन किन बातों पर विचार किया जाता है? तो बेल के समय अपराध की ग्रेविटी को देखा जाता है, ऑफेंस की, दंड की मात्रा को, और ये भी देखा जाता है कि साक्ष्यों को क्या वो बहला सकता है, फुसला सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अपराध की गंभीरता भी देखा जाएगी, दंड की मात्रा को भी देखा जाएगा, साक्ष्यों को बहकाने फुसलाने की आशंका को भी देखा जाएगा। नेक्स्ट, क्या संहिता की धारा 340 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद संचित करने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद संचित करने से पूर्व अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होता। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी, केस बी है प्रीतिश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, धारा 133 के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो धारा 133 के लिए आदेश जारी करने के लिए तत्काल खतरे का अस्तित्व में होना बहुत ज़रूरी है। अगर तत्काल खतरा लग रहा हो तब ऐसे मामले में जो है वो धारा 133 के अंतर्गत आदेश जारी किया जा सकता है। केस था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम केडिया लेदर एंड लिफर लिमिटेड 2003 का केस था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट सारभूत साक्ष्य है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? नहीं है। ठीक है, केस बी है सोनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR अविलंब दर्ज कराने का क्या लाभ है? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो भी FIR है, जब भी हम दर्ज करा रहे हैं तो उसमें कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए। तो FIR में देरी जो है वो संदेह का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या लिप्त किए जाने की आशंका धूमिल हो जाती है। अगर हम जल्दी ही FIR दर्ज करा लेते हैं जल्दी ही, तो उसमें जो है वो झूठी जानकारी नहीं होती है। इससे किसी व्यक्ति को अपराध में मिथ्या यानी कि झूठे लिप्त यानी कि उसमें मामले में होने किए जाने की आशंका जो है वो धूमिल हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, केस बी है कृष्णन बनाम स्टेट का 2003 का। क्या दोषपूर्ण अन्वेषण डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है? डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन के आधार पर भी नहीं किया जा सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक्विट नहीं किया जाएगा। क्या मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में घटना कारित होने की रीति तथा अभियुक्त का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है? तो
ये जो मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है धारा 174 में बनाई जाती है, तो इसमें कोई आवश्यक नहीं है उल्लेख करना, ठीक है। ऐसा केस भी अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह 2003 का मामला है सुप्रीम कोर्ट का। नहीं, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में इनका उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 में शब्द अभियुक्त की उपस्थिति प्रयुक्त किए गए हैं, इससे क्या अभिप्राय है? प्रेजेंस ऑफ अक्यूज का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ अक्यूज का मतलब होता है अभियुक्त की उपस्थिति से अभिप्राय उसकी शारीरिक उपस्थिति से नहीं होकर के उसकी ओर से अधिवक्ता की उपस्थिति पर्याप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस बी है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम प्रफुल्ल बी देसाई 2003। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त के स्पष्टीकरण को लेखबद्ध करने यानी कि रिकॉर्ड करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अभियुक्त को उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करना जिनमें उसके विरुद्ध साक्ष्य दी गई हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। केस बी है अवतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2002 का मामला सुप्रीम कोर्ट का है। नेक्स्ट, सामान्यतः मृत्युदंड कब दिया जाना चाहिए? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दिया जाना चाहिए। केस बी है बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, अत्यंत विरले तथा विलक्षण प्रकृति के मामलों में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और केस लॉज भी है, इसका ध्यान में रखना है आपको, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का। नेक्स्ट, हत्या के प्रत्येक मामले में नृशंसता ब्रूटलिटी विद्यमान रहती है, यह किस मामले में अभी निर्धारित किया गया? तो केस था सुभाष राम कुमार उर्फ वकील बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। क्या प्रतिकर कंपनसेशन दंड का भाग है? ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। नहीं है भाग, ठीक है। प्रतिकर दंड का भाग नहीं होकर उससे अतिरिक्त राशि होती है। मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 2004 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। क्या इस आधार पर जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है कि पक्षकारों के बीच समझौता होने वाला है? इस आधार पर बेल ग्रांट की जा सकती है, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं बनता, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नहीं। नेक्स्ट, केस भी अगर मैंने मेंशन किया है विमन चटर्जी बनाम संचिता चटर्जी 2004 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संहिता में जोड़ी गई नई धारा 25A में किसके बारे में प्रावधान किया गया है? तो इसमें अभियोजन निदेशालय, ठीक है, अभियोजन निदेशालय आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, 118 में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अब प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितना जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 10,000 रुपये तक का और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 5,000 रुपये तक का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या किसी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है, सीधा सरल आंसर। और एक और सवाल आप मुझे कमेंट में बताओगे कि क्या किसी महिला को पुलिस अधिकारी गवाही के लिए बयान के लिए पुलिस थाने बुला सकता है या फिर किसी माइनर को बुला सकता है या नहीं बुला सकता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, क्या गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना दिया जाना आवश्यक है? यदि हाँ तो ऐसी सूचना किसे दी जानी चाहिए? तो ऐसी सूचना या तो उसके मित्र को, रिलेटिव्स को दी जाती है, उसके द्वारा जो भी नाम सजेस्ट किया जाता है उसको, एज पर सेक्शन 50A, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, क्या बलात्संग के अपराधी व्यक्ति का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा सकता है?
तो बिल्कुल कराया जा सकता है सेक्शन 53A में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त आइडेंटिफिकेशन के बारे में क्या प्रावधान है? तो धारा 54A में न्यायालय के आदेश से शिनाख्त कराई जा सकती है। शिनाख्त का मतलब होता है पहचान करना कि क्या वही व्यक्ति जो है जिसने अपराध किया है वो वही है। अगर किसी ने देखा है किसी व्यक्ति को अपराध करते हुए तो शिनाख्त परेड होती है, आप पढ़ भी सकते हो, इसके बारे में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको शिनाख्त के बारे में जानकारी होती ही है, ठीक है। ऑप्शन बी, धारा 54A के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति की न्यायालय के आदेश से शिनाख्त कराई जा सकती है। इससे पता चल जाता है कि क्या वास्तव में ही वही व्यक्ति जिसने अपराध किया है। धारा 144A 2005 में जोड़ी गई है के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट डीएम को क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? तो डीएम को आयुध सहित यानी कि हथियारों सहित जुलूस या सामूहिक अभ्यास या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध की शक्तियाँ दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, क्या बलात्कार की शिकार महिला विक्टिम ऑफ रेप का शारीरिक परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन कराया जाना आवश्यक है या कराया जा सकता है? तो बिल्कुल कराया जाएगा एज पर सेक्शन 164 सब सेक्शन ए, ठीक है। सब सेक्शन नहीं है, ये ए है, ठीक है, 164A में। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संहिता की धारा 176 मृत्यु समीक्षा के किन शब्दों को विलोपित किया गया है? तो इसमें विलोपित किया गया है जब कोई व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में रहते हुए मर जाता है तो इनको अभी ओमिट किया गया है, ओमिटेड हटा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, 150 क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे और ये आपका CRPC कवर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अब संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल के लिए संपत्ति का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो संपत्ति का मूल्य 200 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये निर्धारित किया गया है। धारा 260 को भी पढ़ सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 311A के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा क्या आदेश दिया जा सकता है? तो 311A में मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है अभियुक्त सहित किसी व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर। ऑप्शन बी, अभियुक्त सहित किसी व्यक्ति के नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख लेने का आदेश दे सकता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, संहिता की धारा 320 की द्वितीय सारणी सेकंड टेबल में से अब किस अपराध में राजीनामा नहीं किया जा सकता 2005 संशोधन के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 324 खतरनाक आयुधों से यानी कि हथियारों से चोट पहुंचाना। नेक्स्ट, निराधार ग्राउंडलेस गिरफ्तार व्यक्ति को अब कितना प्रतिकर दिलाया जा सकता है? बिना आधार पे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन जो है वो 100 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार अब कितने मूल्य की विनश्वर संपत्ति पेरिसेबल प्रॉपर्टी के विक्रय का आदेश दिया जा सकता है? तो 130 में आंसर हो जाएगा 500 रुपये तक के मूल्य की विनश्वर संपत्ति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो ये प्ली बार्गेनिंग चैप्टर 21A का नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो भी अभियुक्त होता है वो ट्रायल की स्टेज पर ही वहीं पर अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और कोर्ट से उसकी सज़ा मतलब कम
कि जो है वो निवेदन करता है कोर्ट से, तो बार्गेनिंग होती है। तो इस तरह क्या होता है, न्यायालय का समय भी बच जाता है और उसने जो होता है उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया होता है, तो न्यायालय भी उसकी तरफ थोड़ा उसकी सज़ा को कम करने के लिए कंसिडर करता है। तो ये प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 में क्या संशोधन किया गया है? तो इसमें आंसर मिलेगा आपको कि जो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी है वो हस्ताक्षर करेगा ऐसे परिवाद पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय द्वारा परिवाद पेश किए जाने पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में भारतीय दंड संहिता की किस धारा को सम्मिलित किया गया है? तो फर्स्ट शेड्यूल में सेक्शन 195A को झूठी गवाही की धमकी को जो है वो सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, क्या आरोप पत्र चार्जशीट पेश करने के बाद भी पुलिस अधिकारी द्वारा और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है? तो सामान्यतः हम देखेंगे तो इसका आंसर आपको हाँ मिलेगा। हाँ, ऐसे मामलों में आरोप पत्र पेश करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर सकती है, स्टैट्यूटरी उसका राइट होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ये हेल्ड भी हुआ था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम AS पीटर 2008 के मामले में। क्या अंतरिम भरण पोषण के लिए लिखित प्रार्थना पत्र आवश्यक है? तो अंतरिम भरण पोषण के लिए लिखित प्रार्थना पत्र बहुत ज़रूरी होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्या अविवाहित वयस्क पुत्री अपने माता पिता से भरण पोषण पाने की हकदार होती है, ठीक है। अवयस्क है और अगर वयस्क भी है तो जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक वो अपने जो माता पिता है उससे भरण पोषण ले सकती है, और अगर पुत्र है तो वो फिर वयस्क हो जाने के बाद मेंटेनेंस के लिए लायबल मतलब नहीं होते हैं। कहने का मतलब वयस्क पुत्र जो होगा वो 18 साल तक ही मेंटेनेंस ले सकता है, वयस्कता की उम्र तक ही ले सकता है। साउंड माइंड वाला अपनी लाइफ में पूरी लाइफ तक ले सकता है, ठीक है। और अविवाहित जो महिला है, जो पुत्री है, तो वो विवाह होने तक अपने माता पिता से ले सकती है। इसका केस भी था TC बाबूराव बनाम कुमारी T सरला 2010 का मामला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, अब 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या अवयस्क पुत्रियां अपने माता पिता से भरण पोषण पाने की हकदार होती है? वयस्क पुत्रियां, सॉरी, क्या वयस्क पुत्रियां ले सकती है, ठीक है, जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है। तो ऑप्शन बी, यदि हाँ ये साबित कर दिया जाए कि वह शारीरिक या मानसिक अयोग्यता के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, तब भी, और तब भी कि जब वो अविवाहित रहती है, और अगर अनसाउंड माइंड की है तो तब भी ले सकती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस भी आप देख सकते हो 2009 का। क्या न्यायालय द्वारा अपने अंतिम आदेश पर पुनर्विचार किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है फाइनल जजमेंट पर? तो फाइनल जजमेंट पर कभी भी नहीं किया जाएगा, केवल जो गणितीय या लिपि की त्रुटि होती है तो वहीं देखी जाती है, उसको ही रेक्टिफाई किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, क्या एक बार कोई परिवाद कंप्लेंट मेरिट बेस पर गुणावगुण पर खारिज कर दिए जाने के पश्चात उन्हीं तथ्यों पर दोबारा वह परिवाद जो है वो लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता? तो नहीं लाया जा सकता, केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही लाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140,
अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का आदेश कैसा होना चाहिए? लिखित में होना चाहिए एक तो आदेश, दूसरा उसमें कारण भी, रीज़न भी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। तो ऑप्शन सी कारण सहित होना चाहिए। केवल कोरा यानी कि ब्लैंक ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है रीज़न भी उसमें रिकॉर्ड होने चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। केस भी है इसमें, केस है इसका HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेज JJ मेनन का। अन्वेषण के दौरान किन साक्ष्यों को उनके निवास स्थान से भिन्न स्थान पर उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी? ठीक है, वापस से पढ़ लेते इसको। अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन के दौरान किन साक्ष्यों को उनके निवास स्थान से भिन्न स्थान पर उपस्थित रहने की अपेक्षा नहीं की जा सकेगी? तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है या ऐसे व्यक्ति जिसकी 15 वर्ष से आयु कम है, या ऐसा कोई व्यक्ति जो मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल है, अनसाउंड माइंड का है, स्त्री है, कोई महिला है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 65 साल से अधिक है, इन सब को एक तो गवाही के लिए पुलिस थाने नहीं बुलाया जाता बयान के लिए, ठीक है। वहाँ उनके निवास स्थान पर जाकर के उनके बयानों को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा, उनसे ये भी उनकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी 15 वर्ष से कम आयु का, 65 वर्ष से अधिक आयु का, स्त्री हो या मानसिक शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, बलात्संग की पीड़िता महिला के कथन अन्वेषण के दौरान किसके द्वारा लेखबद्ध किए जा सकेंगे? तो ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था CRPC में जब निर्भया केस हुआ था, निर्भया जो मैटर हुआ था उस मामले में, उसके बाद बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया 2013 में। तो ऐसे मामलों में फिर महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे बयान को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357C के अंतर्गत किनका उपचार निःशुल्क किया जाएगा? बलात्संग की पीड़ित महिला का उपचार निःशुल्क होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा संज्ञेय प्रतिकर धारा 326A या धारा 376D के अधीन पीड़िता को जुर्माने का भुगतान करने के अतिरिक्त होगा? संदेह का मतलब होता है भुगतान। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेक्शन 157B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन रिजू होना चाहिए यानी कि फेयर होना नहीं चाहिए, अपितु रिजू हुआ दिखना भी चाहिए। फेयर होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होना ही पर्याप्त नहीं है, वो दिखना भी चाहिए। ये किस मामले में बोला गया था? तो ये कॉमन कोज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2015 का, सुप्रीम कोर्ट का, बहुत अच्छा केस है। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की चिकित्सकों की लापरवाही से मृत्यु की गई हो? धारा 2 WA, ठीक है, ये WA है, पीड़ित है, विक्टिम है। आंसर होगा हाँ, ठीक है, पीड़ित माना जाएगा, विक्टिम उसे माना जाएगा। केस भी है डॉक्टर कुणाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, 2015 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, क्या सौतेली माता स्टेप मदर अपने सौतेले पुत्रों से भरण पोषण पाने की हकदार होती है अगर उसके पास में कोई सोर्सेज नहीं है इनकम के और उसका कोई भी पुत्र, कोई भी संतान नहीं है? तो ऐसी स्थिति में ले सकती है। तो आंसर होगा हाँ, यदि वह संतानहीन हो, पृथक रह रही हो, उसके पास में भरण पोषण के साधन नहीं हो। केस भी है दीनबंधु बनाम श्रीमती बिरजूबाई, 2015 का छत्तीसगढ़ का मामला है। क्या आरोप पत्र पेश होने के बाद भी अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में दिया जा सकता है? पुलिस कस्टडी में आपको बता देता हूँ 15 दिन से अधिक की नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड जो है पुलिस कस्टडी का
अलग होता है, 15 दिन का ही होता है। पुलिस कस्टडी होती है पुलिस के पास में, जो थाने में जेल में थाने में रखा जाता है, पुलिस थाने में अभियुक्त को। और एक होती है जुडिशियल कस्टडी, जो मैजिस्ट्रेट की होती है, जो जज की कस्टडी होती है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। वो ज़्यादा सेफ होती है एक्यूज के लिए, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लीगल इलीगल कोई सा भी तरीका कन्फेशन के लिए यूज किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं तो इसका आंसर होगा, क्या आरोप पत्र पेश होने के बाद अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में दिया जा सकता है? हाँ, दिया जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम रतिन दंडपत के केस में 2015 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, पुलिस कस्टडी 15 दिन से अधिक की नहीं होगी, मैक्सिमम पीरियड 15 दिन का होता है। क्या किसी परिवाद में संशोधन कंप्लेन में अमेंडमेंट किया जा सकता है? तो परिवाद में अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया सकता? मेरे हिसाब से किया जा सकता है, अगर सामने वाली पक्षकार को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए परिवाद में अगर छोटी मोटी कोई कमियां हैं तो उसको ही रेक्टिफाई किया जा सकता है। मेजर उसको मतलब पूरा ही बदल दे ऐसा हम परिवर्तन नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो केस भी है SR सुकुमार बनाम केस है SR सुकुमार बनाम रघुराम का 2015 सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट, क्या विचारण प्रारंभ होने के पश्चात किसी मामले के अंतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है? विचारण प्रारंभ होने के पश्चात किसी मामले के अंतरण हेतु आवेदन किया जा सकता है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केस है उस्मान गनी आदम भाई बोरा हो सकता है। ठीक है, उस्मान गनी आदम भाई बोरा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात 2016 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो ये 150 क्वेश्चंस थे, अच्छे से हमने सीआरपीसी को कवर किया है। 1973 का जो कोड था, पहले जो कोड था सब्सटेंटिव प्रोसीजरल जो कोड हमारे इंडिया में हुआ करता था, अब इसकी जगह पे बीएनएसएस ने जगह ले ली है। तो ज़्यादा कुछ भी मेजर चेंजेस नहीं है दोनों में। अगर आप दोनों को अच्छे से समझते हो, पढ़ते हो दोनों क्लासेज मेरी आपको मिल जाएगी। आज वाली क्लास तो सीआरपीसी की कंप्लीट पैकेज क्लास थी। ठीक है, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एआईबी के लिए ये बहुत ज़रूरी क्लास थी। 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने बीएनएसएस की क्लास अपलोड की थी। तो आप अगर सीआरपीसी अच्छे से समझ लेते हो तो बीएनएसएस भी आप समझ लोगी। ठीक है, तो ज़्यादा विशेष कोई भी फ़र्क नहीं होता है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। धन्यवाद।